ऑलराइट, चलो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमें पढ़ना है क्लोरीनेशन के बारे में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिसइंफेक्शन में। स्टार्ट करना है मेजर मेथड, और इससे आपको क्वेश्चन आता है, अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चन आते हैं। मेथड इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन Cl2। तो मैं आपको थ्योरी लिखा दूंगा कि हमारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, और इसको आपको समझना भी है बात। क्लोरीन डालने से क्या हो रहा है? क्लोरीन इज बेसिकली अ गैस, और इट कैन आल्सो बी एडेड इन अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको डाला जा सकता है। ओके, मोस्टली हम लोग लिक्विड फॉर्म में डालते हैं क्लोरीन को, मतलब प्रेशर के अंदर कंटेन्ड होता है और उसको पानी में डालते हैं। होता क्या है, क्लोरीन को जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं तो क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और दो कंपाउंड्स बनाता है। अभी सिर्फ समझ लो, मैं आपको सही से लिखा दूंगा। Cl2 reacts with water to form these two compounds। एक होता है HOCl, एक OCl माइनस। HOCl को हम लोग कहते हैं hypochlorous acid, and this is called hypochlorite ion। ओके, क्लोरीन जैसे ही पानी में जाता है वो HOCl OCl माइनस बना देगा, डिपेंडिंग अपॉन। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है पीएच का। पीएच कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है। और उसके बाद में ये जो HOCl बनता है ये फर्दर वापस से ब्रेक डाउन होता है। HOCl फिर से टूटता है OCl माइनस प्लस H प्लस। तो हमें क्या करना है, Cl2 और OCl माइनस HOCl, इन तीनों के पास में, जो कि निकलते Cl2 से ही है, क्लोरीन से ही है, इन तीनों के पास में डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। तीनों के तीनों मिलकर डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है वो है HOCl। तो सबसे पहली चीज है, हम पानी का पीएच इस तरीके से कुछ रखना चाहते हैं कि हमेशा हमें HOCl ही मिले। ओके, हमेशा हमें HOCl मिले, ना क्लोरीन रहे ना OCl माइनस रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम इट शुड बी HOCl, ताकि हमारा डिसइंफेक्शन सबसे ज्यादा। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पीएच के लेवल्स वगैरह सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे, और क्लोरीन के बाद में बारे में जो भी लिखना है वो सारी चीजें भी लिख लेंगे। दिस इज कॉल्ड एलिमेंटल क्लोरीन। इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HOCl plus OCl माइनस। ये बनेगा when pH is greater than 5 and when pH is less than 5। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर pH 5 से बड़ा है तभी हमारा HOCl माइनस और OCl माइनस बनेगा। और उसके बाद में वापस से ये जो HOCl है, this will again break down into OCl minus plus H plus if pH is greater than 8 and if pH is less than 7। pH अगर 8 से ज्यादा हो जाता है तो ये बन जाएगा OCl माइनस और H प्लस, आगे की तरफ चला जाएगा रिएक्शन। और अगर 7 से कम है तो हमारा HOCl बन जाए, where this Cl2 is called elemental chlorine। HOCl is called hypochlorous acid। OCl is called hypochlorite ion। ठीक है, हम लोग पानी का पीएच ऐसा रखना चाहते हैं, 5 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। ओके, 80 टू 85% जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी होता है वो HOCl का होता है। कभी भी क्वेश्चन आए, अपना दिमाग खुला रखना। अगर 80 टू 85% डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी की बात कर रहा है, इसका मतलब वहां पे पीएच 5 टू 7 रहा होगा, 5 से 7 के बीच में। ओके,
अब इसके बाद में आगे इसमें थोड़ा लिखना है, ये इक्वेशंस लिख लो और इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा पार्ट जैसे मैं बताता हूँ। अगर जैसे ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, दोनों के लिए लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड। और इक्वेशन 2 फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, KF concentration of OCl minus 2H plus upon HOCl, backward HOCl on OCl minus concentration into H plus concentration। ये सिंपल सा इक्विलिब्रियम में आपने पढ़े होंगे, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ओके, अब इसके बाद में लिखना है पॉइंट्स करके लिखते जाना। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, क्लोरीन reacts with water at a pH of greater than 5, at a pH of greater than 5 to form highly unstable hypochlorous acid, to form highly unstable hypochlorous acid, which further dissociates into hypochlorite ion, which further dissociates into hypochlorite ion चल ही नहीं रहा है at a pH of greater than 8, at a pH of greater than 8 and remains as hypochlorous acid, if pH is less than 7, हम लोगों को ये चीज बताया। सर एक बार रिपीट कर लेंगे सर? हाँ, वापस से बोल रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हो ना, इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है। वापस बोल रहा हूँ, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर, छूट गया हो तो लिख लो, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर at pH greater than 5, to form highly unstable hypochlorous acid, which further dissociates into hypochlorite ion, at pH greater than 8, and remains in water as hypochlorous acid, if pH is less than 7, ये जो दो इक्वेशंस लिखी है, यही है। अभी तक सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि पीएच के हिसाब से कैसे हमारा डिसोसिएशन होगा। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इन दो इक्वेशन से आने वाला है, और के एफ के बी इसको भी हम लोग यूज करेंगे, आगे बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट लिखना है, ऑल द अबव थ्री फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, सेकेंड पॉइंट में लिखना है, ऑल द अबव थ्री फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, ब्रैकेट में लिखना है,
ब्रैकेट में Cl2 HOCl OCl minus are known as freely available chlorine which is responsible for disinfection of water. तीनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना. Out of these three forms, the most destructive is HOCl. ब्रैकेट में 80 times more destructive. 80 times more destructive. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है. अभी तक कुछ भी खास नहीं है. सबसे खतरनाक कौन सा होता है? HOCl. तो हम पीएच को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हमारा पानी के अंदर मोस्टली HOCl ही रहे. मतलब पीएच को 5 to 7 के बीच में रखना होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है. While carrying out disinfection, the pH of water is kept slightly less than 7. As hypochlorous acid will be the predominant species. Present in water at this pH. ठीक है. देखो अभी तक तो कुछ भी नहीं है. सिंपल सा ये है कि क्लोरीन पानी के अंदर डाला है. क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करके, सिंस पानी के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी हो सकती है, अभी आगे देखेंगे. इंप्योरिटी अमोनिया हो सकता है, नाइट्रोजन के सॉल्ट्स हो सकते हैं, सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पानी के अंदर. क्लोरीन किस किस से रिएक्शन कर रहा है? एक तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और डिपेंडिंग अपॉन पीएच कंपाउंड बना रहा है अलग. हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये कि हमें जो क्लोरीन का जो चाहिए वो HOCl चाहिए. HOCl रखने के लिए पीएच को 5 to 7 के बीच में रखना है. अब उसके बाद में क्लोरीन पानी के साथ साथ में अमोनिया के साथ में भी रिएक्ट कर. ये भी इंपॉर्टेंट है. सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है. Moreover, chlorine reacts with ammonia to form chloramines. अभी इसका मैं मतलब समझा दूंगा. ओके, क्लोरामाइन्स. तीन इक्वेशंस लिखनी है. Cl2 plus NH3 depending upon pH. If pH is greater than 7.5 तो ये बनाएगा NH2Cl plus HCl. अगेन वापस से चेन रिएक्शन है. NH2Cl plus Cl2, this will form pH 5 to 6.5 रहेगा. तो ये बनाएगा NHCl2. This is called
डाइक्लोरोएमाइन ये मोनोक्लोरोएमाइन है, और उसके बाद में फिर से यहाँ पे HCl भी बनेगा, फिर NaCl2 plus Cl2, and depending upon pH, if it is less than 4.4, so NCl3 plus HCl, NCl3 plus HCl. This is called ट्राइक्लोरोएमाइन. ट्राइक्लोरोएमाइन. अभी ये चीज समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे स्टोरी समझ में आने लगी कि ये इसके साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है. इन तीनों में आपको ये वाला रिएक्शन याद रखना है, ठीक है. ये वाला बीच वाला रिएक्शन याद रखना है, बाकी दो याद रहा कोई फर्क नहीं पड़ता. पीएच कितना है, पीएच ध्यान रखना 5 से 6.5 के बीच में रहता है, और डाइक्लोरोएमाइन बनाता है. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी में. फ्लोरएमाइन्स आर combined forms of chlorine. Fluoramines are combined forms of chlorine which are less effective than freely available chlorine, which are less effective than freely available chlorine, but are very much stable, hence they safeguard against future contamination. Hence they safeguard against future contamination. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ, वापस से बोल रहा हूं मैं. Fluoramines are combined forms of chlorine. Fluoramines are combined forms of chlorine which are less effective than freely available chlorine, which are less effective than freely available chlorine, but are very much stable, hence they safeguard against future contamination. ओके, अब देखो अभी तक जो भी पढ़ा है इसको थोड़ा वापस से समझने की कोशिश. मान लो ऐसा कोई सिस्टम हो रहा है कि आपको हमें किसी सिटी में कहीं से वाटर सप्लाई करना है, और हर दिन सप्लाई करना है, तो क्या हो सकता है अगर हर दिन हमें वाटर को सप्लाई करना है, तो पर डे एवरी डे वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा होगा. तो इसका मतलब ये कि कल जो मुझे पानी मिलने वाला है पीने के लिए, ओके, टुमारो जो भी डेट है 26, 27, 26 तारीख है, 26 सितंबर को जो पानी हमें मिलने वाला है, जो सप्लाई होगा, वो आज ट्रीट हो रहा हो, है ना. सिंपल सी बात, वो आज ट्रीट हो रहा होगा. उसके अंदर डिसइंफेक्शन भी आज ही हो जाएगा, सारी चीजें आज हो जाएंगी, 24 घंटे पहले सब कुछ हो जाएगा. तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जैसे कल हमारा जो पानी ट्रीट हो रहा है, और हमें मतलब आज हमारा पानी ट्रीट हो रहा है और कल हमें पानी मिलेगा, तो कल तक जब तक पानी आएगा तब तक हो सकता है कि वापस से कुछ बैक्टीरियाज निकल आए. वापस पॉसिबिलिटी होती है कि बैक्टीरियाज फिर से आ जाएंगे. तो मतलब क्लोरीनेशन जो है वो उस एक इंस्टेंट पे तो सारे के सारे बैक्टीरियाज को मार देता है, बट
फ्यूचर कंटामिनेशन से नहीं बचाता। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली अगर पानी में अमोनिया नहीं होता है, ठीक है, पानी में अगर अमोनिया नहीं है, जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन देखे थे अमोनिया कितना होना चाहिए, फ्री अमोनिया और या फिर ऑर्गेनिक अमोनिया जो भी है, वो कुछ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, जो भी कॉन्सेंट्रेशन वैसा कुछ होना चाहिए, नहीं होता है तो हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं NH3। ओके, NH3 डालते हैं, फिर ऊपर से क्लोरीन डालते हैं। अब क्लोरीन क्या करता है, NH3 के साथ में भी रिएक्ट करता है और बैक्टीरियाज को भी मारता है। ओके, HOCl वगैरह बनाता है। क्लोरीन जो है पानी के साथ भी रिएक्ट करता है और NH3 के साथ में भी रिएक्ट करता है। ओके, इसके साथ ये HOCl और OCl माइनस के बीच में घूमता रहता है और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये हाईली अनस्टेबल और दिस इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव, 80 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। बट ये क्या करता है, NHCl2 बनाता है। ओके, NHCl2 बनाता है which is very much stable, is very much stable। तो ये क्या होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक पानी के अंदर रहता है, लंबे टाइम तक पानी के अंदर रहेगा। क्लोरीन है, ये भी डिस्ट्रक्टिव होता है, ये भी ऐसे डिसइंफेक्टेंट होता है, बट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये क्या करता है, जब आज हमारा पानी ट्रीट हो रहा है कल मिलने के लिए, तो जब तक कल तक आएगा तब तक कोई बैक्टीरिया रह नहीं पाएंगे, बैक्टीरिया नहीं हो पाएंगे, नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे NHCl2 है। इसलिए हम लोग अमोनिया को भी ऐड करते हैं अगर अमोनिया नहीं है पानी के, समझ में आया, फ्यूचर कंटामिनेशन से बचाने के लिए। अब इतना सा जो हमने पढ़ा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बस यही हमारा पार्ट है, इतना सही है। बाकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है, वगैरह वगैरह है, अभी वो सारी चीजें देखनी है। हाँ संतु, सर मतलब पानी का pH मतलब 5 to 6.5 हमेशा रखना है। 5 to 7, हाँ मतलब 6.5 रहेगा तो NHCl2 भी रहेगा। बेसिकली कोशिश होती है कि 5 से 7 के बीच में रखें ताकि HOCl भी रहता है। ओके, ओके, अब एक क्वेश्चन लिखना है। क्लोरीन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, chlorine used for disinfection combines with water, to form, combines with water to form hypochlorous acid, to form hypochlorous acid। नेक्स्ट लाइन में HOCl dissociates into, HOCl dissociates into hypochlorite ion, hypochlorite ion as HOCl plus H will give H plus plus OCl minus, किसी pH पे रहा होगा। KF का वैल्यू दे रखा है 2.7 into 10 to power minus 6। नेक्स्ट लाइन में if the sum of HOCl and OCl minus, if the sum of HOCl and OCl minus is known as free chlorine residual, is known as free chlorine residual, and if HOCl is more effective disinfectant, and if HOCl is more effective disinfectant, next line में the 90% fraction of HOCl, the 90% fraction of HOCl in the free chlorine residual
the free chlorine residual is available at a pH of is available at a pH of बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसने क्या किया है, हमने क्या पढ़ा है, Cl2, HOCl और OCl माइनस, इन तीनों को हम लोग फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। इसने क्या किया है, HOCl और OCl माइनस का अलग से टर्म दे दिया, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, जो भी इसने कुछ बोल दिया। तो कोई परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस का है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं पूछ रहा है ये। इसने नया क्वेश्चन दिया है, जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दी है। Just a second, just a second, just a second. आ रहा है ये। हाँ, इंटरनेट बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, इसने नए क्वेश्चन है, इसके अंदर ही नई चीज डिफाइन करी और उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पीएच का वैल्यू निकालना है। केएफ का वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू पावर -8 है। अगर 90% फ्रैक्शन HOCl है तो पीएच बताना है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आप बिना देखे टिक कर दोगे, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, गेट का क्वेश्चन। चलो एनीवेज ऑप्शन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉमन सेंस वाले, बिल्कुल कॉमन सेंस, जैसे अगर आप सॉल्व नहीं भी करते हो ना तब भी आप आंसर बता सकते हो। सर आंसर 6.6 है। हाँ सिंपल सा, 90% फ्रैक्शन होना चाहिए HOCl का, तो हमारा pH 5 to 7 के बीच होना चाहिए। आंसर तो यहाँ पे डायरेक्टली 6.6 दिखता है, बट इसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आएगा तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। सिंपल सा है, इसको रखो, KF फॉरवर्ड रिएक्शन कितना होगा, H प्लस OCl माइनस अपॉन HOCl। KF का वैल्यू दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू पावर -8, और ऐसा बोल रहा है HOCl और OCl माइनस, इन दोनों का समेशन फ्री क्लोरीन रेसिडुअल हो रहा है। अब इसमें से अगर 90% फ्रैक्शन HOCl का है तो OCl माइनस कितना बचेगा, 10%, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9। सिंपल सा है, यहाँ से H प्लस निकाल लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और पीएच निकाल लो, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस साइन, तो ये आपके पास कुछ 6.6 आता है। वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है, कोई खतरनाक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व करना, 6.6 आएगा। मैं बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा घर के लिए, थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, मोल्स वगैरह वो चीजें आ जाती है। अब यहाँ पे इसके आगे की चीज निकली, Cl2 प्लस NH3, सारी चीजें हमने लिखी है। अब इसके बाद हमें पॉइंट लिखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, डाइक्लोरोएमाइन is the predominant species present in water when pH is less than 7. Present in water when pH is less than 7. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है,
the chlorine dose added in water, should be such that a residual of 0.2 milligram per liter, after a contact period of 10 minutes, is left in the water. After a period of 10 minutes is left in the water. ठीक है, इसका कोई डोज नहीं है, हमें ये नहीं पता होता है 10 मिलीग्राम पर लीटर डालना है, 15 मिलीग्राम पर लीटर डालना है, कितना डालना है वो नहीं. हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का डोज ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन होने के बाद में, सब कुछ खत्म होने के बाद में, NH3Cl ये जो भी चीजें बनी ये सब बनने के बाद में, और HOCl OCl माइनस सब बनने के बाद में, उसमें 0.2 मिलीग्राम पर लीटर और एक्स्ट्रा रह जाए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो रह जाए, ताकि फ्यूचर कंटामिनेशन से बचा सके. ओके, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और लिखना है क्लोरीनेशन में. फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट कौन सा वाला बोला था? डाइक्लोरोएमाइन. The predominant species. हाँ, डाइक्लोरोएमाइन is the predominant species present in water at pH less than 7. मोस्टली 5 to 6.5 लिखा, 5 to 7 भी होगा, ज्यादा फर्क नहीं. ओके, अब इसके बाद में एक पॉइंट और लिखना है, लास्ट पॉइंट है इसमें. क्लोरीन इज assumed to inactivate the enzymes of the microorganisms required to carry out metabolism. मतलब ये डिसइंफेक्शन कैसे कर रहा है? By inactivating the enzymes which are required for metabolism. ठीक है, ये क्लोरीनेशन हुआ है ब्रॉडली. अब इसका एक क्वेश्चन और लिखना है. अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं इसमें, मेजर पोर्शन तो हो चुका है. अब टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन पढ़ना है, और इसके अंदर क्लोरीन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं. एक तो एलिमेंटल क्लोरीन हो गया डायरेक्टली, इसके अलावा हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर ऐड करेंगे, क्लोरीन टैबलेट्स ऐड करेंगे, NaOCl ऐड कर रहे हैं. तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन लिखना है. ओके, क्वेश्चन में लिखना है an effluent at a flow rate of 2760 meter cube per day, at an effluent at a flow rate of 2760 meter cube per day from a treatment plant is to be disinfected. The lab data of disinfection studies with a chlorine dose of 15 milligrams per liter. The chlorine dose of 15 milligrams per liter, which yields a model
nt equal to n naught to e to power minus 0.145 t, where nt is number of microorganisms surviving at t time, which is in minutes. N naught is number of microbes present initially at t equal to 0. Then find the volume of disinfection unit required to achieve 98% efficiency in disinfect. 98% efficiency in disinfecting. एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो क्वेश्चन करा है कोई लेना देना। एनवायरनमेंट का मत समझना, तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन समझो, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। nt equal to n naught e to power minus 1.145 t. ट्राई करो, एनवायरनमेंट का मत समझना, क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान है। आपको क्या निकालना है इसमें? हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, वॉल्यूम आपको निकालना है मीटर क्यूब में। वॉल्यूम यहाँ पे लिखना भूल गया, वॉल्यूम आपको निकालना है मीटर क्यूब में। अब वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ दिमाग लगाओ, आपको डिस्चार्ज दे रखा है मीटर क्यूब पर डे में। अगर आप किसी तरीके से कहीं से टाइम निकाल लो, टाइम, तो हमारा वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? डिस्चार्ज इनटू टाइम के। सिंपल सा वॉल्यूम निकल आएगा। यही करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम कैसे निकाल सकते हैं।
आंसर आया? ट्राई करो, 5 मिनट और ट्राई करो। थर्टी पॉइंट फोर टू एट कितना आ रहा है? 30.428 नहीं, देखो इसमें इसका मतलब बताना। 98% एफिशिएंसी का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अगर इनिशियली 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। हाँ कस्तूरी, सर टी कुछ 26 पॉइंट समथिंग टाइम तो एक सेकंड, हाँ 26.97 मिनट्स समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। मेरा कुछ 8 समथिंग आ रहा हाँ ठीक है चलेगा चलेगा। मल्टीप्लाई कर लेना, वॉल्यूम 51 समथिंग कुछ आएगा, 51.7 मीटर। हाँ देखो यहाँ पे जिनसे नहीं हो रहा है, 98% एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जैसे इनिशियली अगर 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ओके इनिशियली 100 थे, तो थोड़े टाइम बाद क्या रह जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएंगे। 98% एफिशिएंसी मतलब 98 मर जाएंगे। इनिशियली 100 थे, बाद में कितने रह जाएंगे, कुछ टी टाइम के बाद में 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है। अब इस इक्वेशन को देखो, बहुत सिंपल सा है। आफ्टर टी टाइम 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे। एन नॉट कितना लिया है हमने, 100 लिया है, तो यहां से 2 इक्वल टू 100 टी टू पावर माइनस 1.5 टी। तो यहां से आप टी निकालोगे 26 पॉइंट, ये आ रहा है 97 मिनट्स आसपास, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये टाइम निकल आया, और इसको डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, डेटा को मतलब मिनट्स डेज है, यूनिट्स थोड़ा कन्वर्ट करोगे, 51.7 मीटर क्यूब, क्या आंसर आता है? इस तरीके के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। ये पिछले 3-4 साल में देखोगे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको एनवायरमेंट से। 90% के लिए निकाल। अरे ये गलतियां नहीं करना ईशा, बार बार यही गलती हो रही है। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्वेश्चन आराम से, जल्दी मत करो। आपको ऐसे टॉप करने जाओगे सब बिगड़ जाएगा, सब खराब हो जाएगा। जल्दी नहीं करना, आराम से। 51.7 मीटर क्यूब। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखना है, अभी क्वेश्चन बाद में कराता हूँ, पहले कुछ चीजें और थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा, वो लिखना है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन को कितने फॉर्म में ऐड किया जा सकता है? एक तो फर्स्ट है फ्री क्लोरीन, सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। थर्ड फ्लोरेमाइड्स। फ्लोरेमाइड्स बस यही तक है, तीन है। इनका डिटेल्ड में और भी चीज है,
बट हमें इतना हर एक पार्ट का डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लो फ्री क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरेमिन। अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर से इस तरीके का क्वेश्चन कुछ बन जाता है, देख कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ब्लीचिंग पाउडर है, ओके, ब्लीचिंग पाउडर सबको पता होगा। जैसे अगर स्विमिंग पूल को ट्रीट करना होता है, उसके अंदर सफाई करनी होती है, तो सीधा ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज जनरली जस्ट क्लोरीन उससे रिलीज हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इफ इट कंटेन्स, यहाँ पे लिखते हैं 50% क्लोरीन, ठीक है, 50% क्लोरीन, क्योंकि CaOCl2 में कुछ कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है। तो पूरे के पूरे ब्लीचिंग पाउडर में अगर 50% क्लोरीन है और अगर क्लोरीन का रिक्वायरमेंट है लेट से कुछ 20 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोरीन का रिक्वायरमेंट 20 मिलीग्राम पर लीटर है और वाटर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसको बोल देते कुछ 10 ml, 10 मिलियन लीटर्स पर डे। तो हमें कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा, ओके, कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ डेटा अलग हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर बोलेगा 30% क्लोरीन है या 40% क्लोरीन है, 50% क्लोरीन है, ऐसा कुछ बोलेगा। क्लोरीन रिक्वायरमेंट है 20 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 20 मिलीग्राम क्लोरीन चाहिए और पानी हमारे पास में आ रहा है 10 ml। तो हमें एक्चुअली कितना केजी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसे में क्या करोगे आप लोग, हम क्लोरीन का वेट निकालेंगे कि क्लोरीन का कितना चाहिए। 20 इंटू 10⁻⁻6 kg पर लीटर इंटू 10 ml, तो 10 इंटू 10⁻6 लीटर्स पर डे। ये कैंसिल हो गया, -6 + 6 कैंसिल हो गया, कितना है 200 kg पर डे। मतलब हमें 200 किलो क्लोरीन चाहिए हर दिन, क्लोरीन। और ब्लीचिंग पाउडर में अगर कोई एक यूनिट है उससे 50% पार्ट निकल रहा है, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर कितना डालना पड़ेगा, 400 kg पर डे, तभी तो आधा क्लोरीन निकलेगा, 50% क्लोरीन है। तो ऐसे ही वहां पे 40% कर सकता है, 60% कर सकता है, 70% कर सकता है, ये वेरिएशन करता है और इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया, ये आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन के बाद में टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन कितने तरीके का। फर्स्ट है प्लेन क्लोरीनेशन, सेकेंड प्री क्लोरीनेशन, थर्ड पोस्ट क्लोरीनेशन, फोर्थ डबल क्लोरीनेशन, फिफ्थ डीक्लोरीनेशन, सिक्स्थ सुपर क्लोरीनेशन एंड सेवेंथ इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, तो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ये चीज सेवेंथ, हमें ये वाला पढ़ना है। बाकी सारे तो छोटे छोटे, दो तीन लाइनें लिखनी है। इसका पूरा मेथड पढ़ना है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का। इसमें आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से,
ईएस में भी आता है और गेट में भी आता है, सभी में क्वेश्चन आते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट लिखना है, एक एक करके लिखते हैं। ये सारे दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, काम के नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। फर्स्ट है प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग वाटर ट्रीटमेंट पे कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ना सेडिमेंटेशन है, ना फिल्ट्रेशन है, ना एरेशन है, ना स्क्रीनिंग है, कुछ भी नहीं। सीधा पानी लिया, उसके अंदर क्लोरीन डाला और सप्लाई कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन क्लोरीनेशन। सिंपल सा। इसमें लिखना है when no other treatment when no other treatment except chlorination except chlorination is given to the water, when no other treatment except chlorination is given to the water, then it is known as plain chlorination. Its normal dose is 0.5 milligrams per liter. Normal dose is 0.5 milligrams per liter. ये सिंपल सा प्लेन क्लोरीनेशन। सेकेंड, प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन, इसमें लिखना है प्री क्लोरीनेशन। सिंपल सा मतलब ये हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन फिल्ट्रेशन के बाद में कर रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, तो हम क्लोरीनेशन फिल्ट्रेशन के पहले कर लें, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ कम हो जाएंगे, तो फिल्टर पे लोड थोड़ा सा कम पड़ेगा, उसे हम लोग कहते हैं प्री क्लोरीनेशन। इसमें लिखना है प्री क्लोरीनेशन इज जनरली अडॉप्टेड Pre-chlorination is generally adopted when the concentration of microorganisms is very large. Concentration of microorganisms is very large in raw water. In raw water, it's very large नहीं आना चाहिए, very high होना चाहिए, ठीक है, in raw water. Next line में, in this method chlorine is added either at the time of coagulation or filtration. Either at the time of coagulation or filtration. Next लिखना है normal dose is 5 to 10 milligrams per liter. Normal dose is 5 to 10 milligrams per liter. Third है post chlorination. तो पोस्ट क्लोरीनेशन तो सिंपल सा है, जो हम फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरीनेशन करेंगे, डिसइंफेक्शन, उसको कह रहे हैं पोस्ट क्लोरीनेशन। इसमें लिखना है when chlorination is done after filtration, as usual, then it is called post chlorination.
then it is called post chlorination. इसी में आगे लिखना है the normal dose of chlorine should be such that 0.2 milligram per liter 0.2 milligram per liter is left as residual for prevention against future contamination. Simple सा post chlorination. Next step, double chlorination. इसमें लिखना है when both pre-chlorination and post-chlorination are done, then it is known as double chlorination. Simple सा. जब pre-chlorination, post-chlorination दोनों हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तब उसको बोलेंगे double chlorination. नेक्स्ट आता है fifth. Dechlorination नहीं लिखा रहा हूं मैं, नाम से क्लियर है, मतलब रिमूवल ऑफ क्लोरीन, तो वन ही लिखा है. सिक्स्थ, सुपर क्लोरिनेशन. इसमें लिखना है when excess amount of chlorine is added in water 5 to 50 milligrams per liter, ब्रैकेट में 5 to 50 milligrams per liter, while carrying out disinfection of water during epidemic situations so as to leave 1 to 2 milligrams per liter of residual chlorine This is called superchlorination. यहाँ पे डीक्लोरिनेशन में एक लाइन लिखनी है, डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन सा. आगे करके लिख लो, कोई बात नहीं, आपको ये लिखवाना भूल गया था. डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स आगे लिख लो, तो कई पे भी लिख लेना जहाँ पे कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनसे डीक्लोरिनेशन किया जा सकता है. So this is Na2H2O3, this is sodium thiosulfate, second activated carbon, third NH2H2O5, this is
सोडियम मेटा बाइसल्फेट और एक और है Na2HSO3 सोडियम बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये इन केस अगर आ जाए, वैसे तो नहीं आता है बट इन केस अगर आ जाए। ओके, अब हम लोग आते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। लास्ट है और ये सबसे ज्यादा काम का है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। देखो, सिंपल सा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? आप लोग ब्रेक इवन का मतलब समझते हो? ब्रेक इवन का मतलब कि जितना आया उतना चला गया, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। मतलब कंडीशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, कुछ नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। और वही हमारे इसके टर्म में ब्रेक इवन यही है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। सिंपल सा, जैसे ये कोई कंटेनर है और इसमें देयर इज वाटर। ओके, वाटर है। अब वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी रहा होगा, बहुत जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमेशा, अगर वो पानी के अंदर है मतलब दे आर लिविंग, लिविंग है तो उनको खाने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, खाने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होती है, तो दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो वो रिप्रोडक्शन भी कर रहे होंगे, तो दैट मीन्स धीरे 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 अपना क्वांटिटी बढ़ा भी रहे। तो उसके लिए व्हाट वी डू, वी ऐड सम क्लोरीन। इसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड क्लोरीन। ठीक है, हमने कुछ क्लोरीन को अप्लाई किया, क्लोरीन अप्लाई किया है, हमें चाहिए क्लोरीन डिमांड। दिस इज इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। अब हमें एक्चुअली, आप लोगों को मैंने कहीं पर भी क्लोरीन का डोज नहीं लिखाया जब भी हम पोस्ट क्लोरीनेशन कर रहे हैं। ओके, सिंपल सा, जब हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, तो कोई डोज नहीं बताया है, क्योंकि हम डोज नहीं बता सकते, जनरली नहीं बता सकते, हमें ये निकालना पड़ता है। इसका वैल्यू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है। और इसका वैल्यू अप्लाइड क्लोरीन अगर आ जाएगा तो हमारे पास क्लोरीन डिमांड आ जाएगा कि क्लोरीन कितना डाला है, 5 मिलीग्राम पर लीटर है, 20 मिलीग्राम पर लीटर है, कितना है। तो उसके लिए हम लोग अप्लाइड क्लोरीन निकालते हैं यूजिंग अ ग्राफ। एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो, होता क्या है, पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, अब इन सबको हटाना है। और साथ में कुछ हमें इसके अंदर रेसिडुअल क्लोरीन को भी रखना है। तो होता क्या है, क्लोरीन का जो एक्शन है, क्लोरीन का डिसइंफेक्टिंग एक्शन, क्लोरीन का डिसइंफेक्टिंग एक्शन, ये सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये मारता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लस ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स। कोई अगर मिनरल प्रेजेंट है, जैसे हमने एरेशन किया था, स्टिल अगर कोई आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कोई सा भी दूसरा अगर मिनरल है जो कि प्रेजेंट है, गलती से रह गया है, पूरी तरीके से नहीं हो पाया, तो ये क्या करता है, क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करता है और साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स करता है, सबसे पहले। फिर सेकंड, फॉर्म्स क्लोरेमीन। ठीक है, क्लोरेमीन बनाएगा ताकि फ्यूचर कंटामिनेशन से बचा सके। उसके बाद में थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इस तरीके से याद रखना, क्लोरीन जो है, क्लोरीन जब हम पानी में डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हो सकता है मिनरल्स प्रेजेंट होंगे या कुछ डिजॉल्व सॉलिड है, कुछ भी, किसी भी तरीके की कुछ भी गंदगी अगर उसके अंदर प्रेजेंट है पानी के अंदर, तो क्लोरीन कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है और ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स, ये दोनों एक साथ काम हो रहा है। ओके, और उसके बाद में इट विल फॉर्म क्लोरेमीन, क्लोरेमाइन बनाएगा। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इन तीनों को करने में हमारा क्लोरीन सारा का सारा खर्च हो जाएगा, जितना भी डालेंगे। अब उसके बाद में जितना भी क्लोरीन डालेंगे, सिंस ये सारी चीजें खत्म हो गई, तो जितना भी क्लोरीन डालेंगे वो कहीं रिएक्ट नहीं करेगा और पानी के अंदर एज इट इज रह जाएगा। मतलब HOCl अगर बनता भी है तो उसको मारने के लिए कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबको मार चुके हैं। तो बचता क्या है, जितना भी क्लोरीन डालते हैं वो पूरा का पूरा रेजिडुअल क्लोरीन की तरह ही दिखाई देने लगता है। ओके, रेजिडुअल क्लोरीन की तरीके से ही दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा है। दिस इज रेजिडुअल क्लोरीन, और यहाँ पे अप्लाइड क्लोरीन, रेजिडुअल क्लोरीन और अप्लाइड क्लोरीन। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। और मैं एक सेकेंड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीन। तो मैं अभी पॉइंट्स लिखा दूंगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं A B C D। दिस इज स्टेज 1, ये हमारे लिए स्टेज 2, स्टेज 3 और ये स्टेज 4। बेसिक समझ लेना, कुछ भी अंदर वेरिएशन होता है ना, अगर एग्जाम में कुछ भी वेरिएशन आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक समझना। रेजिडुअल क्लोरीन और अप्लाइड क्लोरीन, इन दोनों के बीच में ग्राफ है, इस तरीके से कुछ ग्राफ जाता है, ग्राफ के अंदर वेरिएशन होंगे। अभी सबसे पहले स्टेज में क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीडेशन मैटर को, मिनरल ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स कर रहा है सबसे पहले। फिर उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, मतलब इट विल फॉर्म क्लोरेमाइन बनाएगा। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अप्लाइड क्लोरीन को बढ़ाते जा रहे हैं, अप्लाइड क्लोरीन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, रिएक्शन करता जा रहा है, रिएक्शन करता जा रहा है, यहाँ पे इसको मारने लगेगा, इट विल फॉर्म क्लोरेमीन। और फिर हमारा स्टेज 3 आएगा। स्टेज 3 में क्या होगा, इट विल डू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसका ऑक्सीडेशन करने लगेगा। मतलब इस पॉइंट पे आके, चलो जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेजिडुअल रहना चाहिए। ठीक है, हम ग्राफ के अंदर, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू कितनी है अप्लाइड क्लोरीन। वो वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा क्लोरीन डिमांड निकल आए। अब उसके बाद में यहां से ये थीटा नहीं, ये 45 डिग्री, जितना भी क्लोरीन डाल रहे हैं, जितना भी क्लोरीन अप्लाइड क्लोरीन है, वो सारा का सारा कहाँ निकल रहा है, एज रेजिडुअल क्लोरीन। जो भी क्लोरीन डाल रहे हैं सारा का सारा कैसा बन रहा है,
रेजिडुअल क्लोरीन बन रहा है। 45 डिग्री ये बता रहा है ना, जितना अप्लाइड क्लोरीन है उतना ही हमारा रेजिडुअल क्लोरीन है, क्योंकि आगे मारने को कुछ बचा ही नहीं है। कुछ आया समझ में? मैं आपको अभी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 चारों चीजें निकाल रहा हूँ, ए बी सी डी पॉइंट्स वगैरह क्या है, सारी चीजें बता रहा हूँ। Where this D is called break point. अब इसमें लिखना है, सबसे पहले लिखते हैं स्टेज 1। सबसे पहले लिखना है स्टेज 1, इसके बारे में लिखना है। इन द फर्स्ट स्टेज chlorine performs the function of removal of microbes and oxidation of minerals present in water. Oxidation of minerals present in water. Next लिखना है, in the first stage theta is less than 45 degree. Theta A is less than 45 degrees. मतलब यहाँ पे this is something theta A और ये हमारे लिए थीटा बी है। इसको समझना, अगर थीटा ए हमारा 45 डिग्री से कम है, इसका मतलब जैसे 30 डिग्री कुछ है, तो हमारा अप्लाइड क्लोरीन इज मोर देन रेसिडुअल क्लोरीन, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लोरीन हमारा खर्च होता जा रहा है, रिएक्शन होता जा रहा है उसमें। अब उसके बाद आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 इसमें लिखना है, क्लोरीन कंबाइंस विद अमोनिया, chlorine combines with ammonia and other compounds leading to the formation of chloramines. सेकेंड में थीटा ए लेस देन थीटा बी इज लेस देन 45 डिग्री। स्टिल अभी तक भी हमारा एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं हुआ है, 45 डिग्री से कम ही है, मतलब अप्लाइड जितना भी है वो रेसिडुअल से कुछ ज्यादा है। अब इसके बाद आता है स्टेज 3। इसमें लिखना है, at the beginning of third stage ब्रैकेट में लिखना पॉइंट C, the beginning of third stage point C, the bed smell starts coming out from the water sample. Bed smell, सर एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, at the beginning of third stage point C, bed smell starts coming out from the water sample, indicating the oxidation of organic matter is started
started, and also in this stage, chlorine breaks the chloramines. Chlorine breaks the chloramines into nitrogen compounds. ठीक है, सिंपल सा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टेज 4। ये कुछ खास नहीं है। ब्रेक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आता है, और जो वेरिएशन अभी आएंगे वो मैं बताऊंगा। स्टेज 4 में लिखना है, आफ्टर पॉइंट डी whatever chlorine is added, after point D, whatever chlorine is added in the water appears as residual chlorine. This is called break point. ओके, अब आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, ये सारी चीजें तो मैंने बता दी। स्टेज 1 2 3 4 ग्राफ को देख के आपको याद ये रखना है, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 3 में क्या है। ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीडेशन मैटर, ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स, और इट विल फॉर्म क्लोरीन, और थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, थ्योरेटिकली तो क्या है, हमें पॉइंट डी के बाद में क्लोरीन को नहीं ऐड करना चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकली यहाँ पे पॉइंट डी के बाद में जितना भी क्लोरीन डालेंगे, क्योंकि जैसे मान लो थोड़ा भी क्लोरीन और डाला तो वो रेसिडुअल की फॉर्म में दिखाई देगा, वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। थ्योरेटिकली हम लोग डी पॉइंट तक ही रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको ग्राफ बताना है, अगर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे तो इसके अंदर क्या होगा, जोन 1 गायब हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, जोन 1 गायब हो जाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। ये यहां से शुरू होगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं। बेस्ट सूट ये होता है कि अगर इसके अंदर स्टेज 1 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं या फिर मिनरल्स नहीं है, तो ये कर्व कैसा बनेगा। थर्ड, ये एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, ओके, ऑर्गेनिक मैटर नहीं था तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ये स्टेज 3 नहीं बनेगा, बाकी पूरा बनेगा। तो कैसा बनेगा, यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद में डायरेक्टली ये नीचे आ जाएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। आपको ऑप्शंस देख के पता करना होगा कि कौन सा जोन हमारा गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि लैब के अंदर होती है सारी टेस्टिंग, बट अप्रोक्सीमेटली आपको कौन सा जोन गायब हो रहा है वो फिगर्स में देख के पता करना है। इस पर क्वेश्चन आता है, ग्राफ पे क्वेश्चन आता है। ये सारी चीजें नहीं पूछते, ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, ग्राफ पे। और आपको ये अप्लाइड क्लोरीन निकालने को भी नहीं आएगा। ओके, ये थोड़ा सा देख लेना ग्राफ कैसे बन रहा है, उस ग्राफ में कौन सी चीज मिस हो रही है, कौन सा पार्ट हटा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, वो क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद आता है टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। सिर्फ नाम लिखने हैं, टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। फर्स्ट होता है
starch iodide test. Second, after the starch iodide, this is ortho tauridine test. Third, fluorotex test. और fourth, DPD test. ओके, ये 4 टेस्ट ध्यान रखना। इसमें ऐसा पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग, कि रेजिडुअल क्लोरीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, किसी और के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में मतलब आपको एनवायरमेंट का कोई एक पार्ट डाल दिया, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट किसके लिए यूज होता है, मैच द फॉलोइंग। दूसरा, सॉइल का कोई टेस्ट डाल देंगे, हाईवे का कोई टेस्ट डाल देंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनमें बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है सच। नेक्स्ट है factors affecting efficiency of chlorination. Factors affecting efficiency of chlorination. First, turbidity. Second, dissolved minerals, Mn or Fe, iron manganese. Third, ammonia. Fourth, pH. And fifth, temperature. क्योंकि टेम्परेचर के बेसिस पे हमारा रिएक्शन स्लो या फास्ट हो सकता है। ओके, अब एक लास्ट चीज है जिस पे क्वेश्चन आने लगा है। एक नया लॉ है जिससे डिसइंफेक्शन को गवर्न किया जाता है। नोट करके लिखना है इसको। नोट करके द प्रोसेस ऑफ disinfection is governed by following law. This law is Tc to the power n equal to k. Well, this is called Chick's law. Tc to the power n equal to k, where T equal to time required to kill the microbe, C is concentration of disinfectant, n का वैल्यू है डाइल्यूशन कोफिशिएंट, and k is a constant. डाइल्यूशन कोफिशिएंट और k सिंपल सा एक कांस्टेंट है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है अभी तक, तो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Tc to the power n equal to k, इस इक्वेशन को आप लोग कैसे लगाओगे? यहाँ पे c की पावर में है, ये c to the power है। सर लॉ का नाम क्या है बोल दीजिएगा। Chick's law. This is Chick's law. सर एब्रिविएशन डिक्टेट कर दीजिए, दिख नहीं रहा है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस साइड में देखो, आप डिक्टेट कर तो हो जाएगा। अच्छा, where this Tc to the power n equal to k, T है time required to kill the microbe, C है
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, एन है डाइल्यूशन कोफिशिएंट और के है कांस्टेंट। चार चीजें। Time required to kill the microorganism. C is concentration of disinfectant. N is dilution coefficient and K is constant. इस पर बेस अभी तक एक क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ और ये बहुत सिंपल सा है। आप लोग ये एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन लिखना है, ml of water is flowing through a 2.5 kilometer long pipe of diameter 45 centimeter. Chlorine at the rate of 32 kg per day is applied at the entry of this pipe. There is a proposal to increase the flow through the pipe to 22 mld from 16 mld. Assume dilution coefficient n equal to 1. The amount of chlorine in kg per day to be applied to achieve same degree of disinfection for the increased flow will be. ये ट्राई करना, याद रखना सी कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है पता होना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोग इसको ट्राई करना, मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर आएगा 60.5 kg पर डे। ठीक है, 60.5 kg पर डे। गेट का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। नहीं होता है तो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। कल यहाँ से हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे अगर नहीं होता है तो।